एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 फूड प्रोडक्शन का यूनिट 7 कुलिनरी हिस्ट्री। तो इस चैप्टर में ना हम बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा फूड प्रोडक्शन था वो कैसे स्टार्ट हुआ, उसकी हिस्ट्री कैसी थी। मतलब आप भी ये सोचते होंगे कभी कभी कि इतना ज़्यादा जो फूड डेवलप हो गया है उससे हम इनकम जनरेट करते हैं। तो पहले के टाइम पे ऐसा क्या हुआ था कि हम लोगों ने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कच्चा नहीं खाया, उसे पका के खाना स्टार्ट किया। तो उसके पीछे की हिस्ट्री इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, एक पेज का चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो जल्दी से हम इसे कंप्लीट करेंगे और अच्छे से मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, टू एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कुलिनरी फील्ड। ठीक है, जो कुलिनरी फील्ड है, जो फूड प्रोडक्शन वाला फील्ड है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। टू डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ फूड, जो फूड है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आता है दैट इज 7.1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें हमें बताया गया द ओरिजिन ऑफ कुकिंग और द एडवेंट ऑफ कुकिंग प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। देखो, जो कुकिंग है और जो एडवांसमेंट हुई है कुकिंग में, उसकी वजह से ह्यूमन के इवोल्यूशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। ठीक है, तो कुकिंग ने बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है ह्यूमंस के इवोल्यूशन में। इट इज़ बिलीव्ड बाय मोस्ट ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट दैट कुकिंग फायर्स डेवलप्ड 1.8 to 2.3 million or 250,000 years ago when the primitive human first tasted meat that was cooked. So देखो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं उनका ये कहना है, मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होते हैं जो हिस्ट्री मतलब जानते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो ये सब वो चीज़ें देखते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने ना ये चीज़ देखी कि कुकिंग फायर जो थी ना वो डेवलप हुई थी 1.8 to 2.3 मिलियन ईयर्स अगो या फिर 250,000 ईयर्स अगो। हुआ ये था कि जो प्रिमिटिव ह्यूमन थे, जो बहुत पुराने ह्यूमन थे, आदिवासी थे, ठीक है, जब इतना कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था, हम लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो प्रिमिटिव ह्यूमन थे उन्होंने सबसे पहले जो मीट था, कुक्ड मीट, वो टेस्ट किया था ड्यू टू द फॉरेस्ट फायर। ओके, तो देखो पूरा मैं बताती हूँ क्या हुआ था कि जो पहले के बिल्कुल स्टार्टिंग के हमारे जो ह्यूमन थे, जिन्होंने ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं की थी, वो शिकार करते थे या फल फ्रूट ऐसे कच्चा खा जाते थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि फॉरेस्ट में आग लगी। फॉरेस्ट में आग लगने की वजह से जो जंगली जानवर थे वो भी जल के मर गए। ठीक है, अब वो जल के जब मरे तो ऑब्वियसली उनकी जो बॉडी थी वो पूरी रोस्ट हो गई, राइट। तो वो जो मीट था, वो जो कुक्ड मीट था, वो उन्होंने टेस्ट किया। ठीक है, पहली बार he felt he was able to chew and digest the meat when it was cooked. तो जो प्रिमिटिव ह्यूमन था उसने क्या महसूस किया कि जो कुक्ड मीट है उसे वो अच्छे से च्यू कर पा रहा है, चबा पा रहा है और अच्छे से डाइजेस्ट भी कर पा रहा है। Paleolithic period was spit roasting of meat, a method of cooking where food was suspended with support directly on the flame. देखो क्या बोला गया है कि जो पैलियोथिक पीरियड था, पैलियोथिक पीरियड में क्या था कि जो प्रिमिटिव ह्यूमन थे उन्होंने जब पहली बार डिस्कवर किया कि जो मीट है इसको अगर हम कुक कर लेते हैं तो हम इसे अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो जो पैलियोथिक पीरियड था उसमें ह्यूमन्स ने स्टार्ट किया कि वो मीट को स्पिट रोस्टिंग उन्होंने करना स्टार्ट किया, और इस मेथड में वो क्या करते थे, डायरेक्टली फूड को सस्पेंड कर देते थे फ्लेम पर। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे कार्टून्स वगैरह में भी देखा होगा कि ऐसे एक स्टिक सी होती है और उसमें पूरा ऐसे मीट या कुछ भी ऐसे लटका होता है और नीचे फायर होती है और ऐसे उसको हिला रही होता है और वो पूरे साइड से ऐसे कुक हो रहा होता है। तो इस तरीके का चीज़ वो उस टाइम पे करते थे। ठीक है, दिस वॉज द ओनली culinary टेक्निक दे डिस्कवर्ड। तो उस टाइम पे उन्होंने यही culinary टेक्निक जो थी वो डिस्कवर की थी। The Neolithic period saw the introduction of pottery, cooking techniques improved. तो फिर उसके बाद आया न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड में ये हुआ कि उसमें हमारी जो पॉटरी थी, मतलब मिट्टी के बर्तन बनना स्टार्ट हुए और कुछ जो थोड़ी बहुत जो कुकिंग टेक्निक थी वो भी हुई स्टार्ट। ठीक है, तो उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ गई थी।
तो पैलियोलिथिक में क्या था, पैलियोलिथिक में हम क्या करते थे, मीट को ऐसे सस्पेंड कर देते थे फ्लेम पे। फिर उसके बाद नियोलिथिक में क्या हुआ कि हमारी जो पॉटरी वगैरह थी, मिट्टी के बर्तन स्टार्ट हुए, कुकिंग टेक्निक हमारी आई, ठीक है, वो मतलब इम्प्रूव हो गई। द रोमन्स वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस फ्लैट ब्रेड। फिर उसके बाद क्या हुआ कि रोमन्स आए, रोमन्स ने जो फ्लैट ब्रेड था वो इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। वो क्या करते थे, वो यूज़ करते थे क्रैकल्ड कर्नल्स। क्रैकल्ड कर्नल्स मतलब अनाज, ठीक है, जो अनाज है वो यूज़ करते थे और वाटर यूज़ करते थे और दोनों का यूज़ करके एक पेस्ट बनाते थे, ठीक है। और फिर जो हॉट स्टोन होता था, एक पतला सा स्टोन होता है, उसके नीचे फ्लेम जल रही होती है, तो उसकी वजह से ना वो स्टोन क्या होता है, गर्म हो जाता है। फिर उसी को वो एज अ तवा यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसी के ऊपर उस पेस्ट को ना ऐसे फैला देते हैं, फ्लैटन कर देते हैं, और जैसे वो होता है ना डोसा, वैसे टाइप का उनका बन जाता है। डोसा बहुत पतला होता है लेकिन उनका इतना पतला नहीं होता होगा ऑब्वियसली। द अर्ली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियंस, आर्यंस, इजिप्शियंस, ग्रीक्स and Romans developed the culinary technique with the introduction of equipment, domestication of livestock, cultivation and traveling। देखो फिर उसके बाद क्या हुआ, अर्ली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, उसमें मेसोपोटामियंस, आर्यंस, इजिप्शियंस, ग्रीक्स, रोमन्स, इन सब ने क्या किया, कुलिनरी टेक्निक डेवलप की, ठीक है। कैसे, अलग अलग इक्विपमेंट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। इक्विपमेंट्स के बारे में हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, ठीक है। तो क्या किया उन लोगों ने, इक्विपमेंट्स डेवलप किए, ठीक है। डोमेस्टिकेशन स्टार्ट की। डोमेस्टिकेशन क्या होता है कि जानवर पालना स्टार्ट किया। पहले तो वो इधर उधर जाके तब हंटिंग करते थे, लेकिन अब वो अपने पास पालते हैं और फिर तब हंटिंग करते हैं, उनको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया। कल्टीवेशन मतलब खेती बाड़ी करना स्टार्ट किया, जहाँ पे उन्हें इधर उधर जाके ढूंढना पड़ता था कि ये फ्रूट वो फ्रूट या फिर ये अनाज वो अनाज। अब उनके पास ही, उनके घर के पास ही कल्टीवेशन हो रही है, वो आराम से जाके वो ले सकते हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी। ट्रैवलिंग स्टार्ट करने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ का कल्चर और यहाँ का कल्चर दोनों मिक्स हो गया। यहाँ क्योंकि दोनों का माइंडसेट तो अलग अलग है ना, तो यहाँ पे कुछ और डेवलप हुआ होगा, यहाँ पे कुछ और डेवलप हुआ, दोनों इधर से उधर ट्रैवल किए, तो क्या हुआ, दोनों का जो कल्चर था वो मिक्स हुआ और दोनों जो एक दूसरे का कल्चर था उससे इंट्रोड्यूस हुए। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड वॉज डन बाई सॉल्टिंग और स्मोकिंग टू इम्प्रूव शेल्फ लाइफ। प्रिजर्वेशन जो है पहले के टाइम पे सॉल्टिंग और स्मोकिंग से होती थी, मतलब जिस भी फूड को हमें क्या करना है, प्रिजर्व करना है, तो उसको ना हम सॉल्ट से वो कोट कर देंगे। सॉल्ट से कोट करने की वजह से उसके अंदर से पूरा पानी बाहर आ जाता है धीरे धीरे करके, ठीक है। आपने ये साइंस में पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो जब बाहर जो आपका सल्यूट होता है वो ज़्यादा होता है तो अंदर का सल्यूट कम हो जाता है, राइट, तो सॉल्वेंट बाहर आ जाता है, दैट इज़ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। प्रिजर्वेशन इस तरीके से की जाती थी। स्मोकिंग भी यूज़ होता था। द इन्वेजन ऑफ फ्रांस बाय द रोमन्स एंड देन बाय स्कैंडिनेवियंस एंड नॉर्थ अफ्रीका वर प्रीडोमिनेंट फैक्टर्स इस culinary ग्रोथ। जो फ्रांस था, फ्रांस के ऊपर रोमन्स और स्कैंडिनेवियंस और नॉर्थ अफ्रीका ने क्या किया था, इन्वेजन किया था, अटैक किया था। अब उस अटैक के बाद ना उनका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था ना, वो हुआ था culinary ग्रोथ, ठीक है। उनके उधर culinary ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि फ्रांस में अटैक करने के बाद उन सबको एक दूसरे का कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ। एक दूसरे का कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ तो उन्होंने नई नई चीज़ें सीखी, और वो जो नई नई चीज़ें थी उसकी वजह से culinary ग्रोथ हुई, ठीक है। द ग्रीक्स एंड लैटिन्स क्रिएटेड द बेसिक्स ऑफ मॉडर्न कुकरी बाय फाइन ट्यूनिंग culinary प्रिपरेशंस। फिर क्या हुआ, ग्रीक्स और लैटिन्स ने क्या किया, बेसिक मॉडर्न कुकरी जो थी वो बनानी स्टार्ट की, ठीक है, क्रिएट किया कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे नहीं करना, तो ये सब चीज़ें उन्होंने करना स्टार्ट किया। दे नॉट ओनली रिफाइन द प्रिपरेशन टेक्निक, दे इंट्रोड्यूस न्यू टूल्स एंड इक्विपमेंट। उन्होंने सिर्फ प्रिपरेशन की टेक्निक को रिफाइन नहीं किया था, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने नए टूल्स और इक्विपमेंट्स को भी इंट्रोड्यूस किया था। Invasions and wars influenced their food habits to a large extent। अब जो अटैक्स होते थे, वॉर्स होते थे, तो वो जो वॉर्स होते थे दूसरे कंट्री में हो रहे हैं, राइट, तो वो जो दूसरे कंट्री में वॉर्स वगैरह हो रहे हैं उसकी वजह से उनके फूड में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा।
In India, the Turkish Mughal invasion and war introduced the food in certain states. अब इंडिया में जब टर्किश और मुगल इन्वेजन हुआ, जब इन लोगों ने क्या किया, वॉर किया, अटैक किया इंडिया पे, तो जब ये लोग राज कर रहे थे तो ऑब्वियसली उन्होंने अपना जो फूड था, कलिनरी टेक्निक्स थी, वो भी इंट्रोड्यूस की। तो अलग अलग स्टेट पे क्या हुआ कि उनके फूड का इन्फ्लुएंस पड़ा। ब्रिटिश ऑक्यूपेंसी इन्फ्लुएंस द कॉन्टिनेंटल फूड सर्व्ड इन इंडिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने अटैक किया, तो ब्रिटिशर्स ने कॉन्टिनेंटल फूड जो था इंट्रोड्यूस किया। रिलीजन लाइक बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, ज़ोरेस्ट्रिज्म ब्रॉट अबाउट वेजिटेरियनिज्म एंड नॉन वेजिटेरियनिज्म। ठीक है, अब जो इतने सारे ये जो रिलीजन्स हैं, इन सब ने अपनी अपनी तरफ से वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेजिटेरियनिज्म को आगे रखा। ठीक है, किसी किसी रिलीजन में जो है वेजिटेरियनिज्म ज़्यादा होता है। ठीक है, वो कहते हैं कि आपको वेजिटेरियन होना चाहिए। किसी किसी रिलीजन में नॉन वेजिटेरियनिज्म भी होता है। ठीक है, अब आता है 7.2 डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कुकरी। अब जो मॉडर्न कुकरी थी, अभी तक मॉडर्न कुकरी बन चुकी थी, ग्रीक्स और लेटिन्स ने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन वगैरह कराना सिखा दिया था। ठीक है, टेक्निक्स वगैरह बना दी थी, थोड़ी प्रिपरेशन की टेक्निक्स को रिफाइन कर दिया था, तो दैट वाज मॉडर्न कुकरी। ठीक है, अब मॉडर्न कुकरी को और ज़्यादा डेवलप किया गया। ठीक है, food no longer stays as a basic necessity. It has evolved into an artistic work and offers job opportunities due to its growth. The following factors developed food. अब देखो जो हमारा फूड था ना, वो अब एक बेसिक नेसेसिटी नहीं रहा था। बेसिक नेसेसिटी मतलब कि अब हमें भूख लग रही है, हमने खाना लिया, हमने खाया, दैट्स इट, ऐसा नहीं रहा। अब क्या हो गया है कि जो फूड है ना, वो एक आर्टिस्टिक वर्क बन गया कि हमें इस तरीके से इसको करना है, इसमें हम नमक डालेंगे तो इतना अच्छा टेस्ट हो जाएगा, इसमें ये डालेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको ऐसे डेकोरेट करना है। दैट इज़ आर्टिस्टिक वर्क। ठीक है, और उसकी वजह से हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलना स्टार्ट हो गई। तो फूड में जो ग्रोथ आया ना, उसकी वजह से इसमें आर्टिस्टिक वर्क आया और उसकी वजह से हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलना स्टार्ट हुआ। अब नीचे हमें कुछ फैक्टर्स बताए हुए हैं जिसकी वजह से हमारा जो फूड है वो डेवलप हुआ। ठीक है, सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, इंडस्ट्रीज आई। ठीक है, टूरिज्म स्टार्ट हुआ, मॉडर्नाइजेशन आया, न्यू इक्विपमेंट आया। ठीक है, अब इसे थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, इन द 17th and 18th century, food was famous in Europe due to the cooking techniques and standardization when compared with the other world. 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप में जो फूड था वो बहुत ज़्यादा फेमस था। क्यों? क्योंकि उनकी जो कुकिंग टेक्निक थी और उनका जो स्टैंडर्डाइजेशन था वो दूसरी कंट्रीज़ के कंपेयर में ज़्यादा अच्छा था। अब देखो, कुकिंग टेक्निक हमें पता है कि जैसे हम उसे रोस्ट कर रहे हैं या बॉइलिंग कर रहे हैं, स्टीमिंग कर रहे हैं, तो दिस इज़ कुकिंग टेक्निक, राइट। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि ये बताना कि भाई 1 चम्मच डालना है या आधा चम्मच डालना है, 1 पिंच डालना है, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इन द 19th century was the age of nationalism where the cuisine gave an identity. 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि नेशनलिज्म इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि जो क्विजीन थी हर कंट्री की, वो उनको एक आइडेंटिटी देती थी। अब जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या आता है? शाही पनीर, पनीर टिक्का, ये सब चीज़ें आती हैं। वहीं पे हम इटली की बात करें तो इटली में हमारा क्या आता है? पास्ता, पिज़्ज़ा, ये सब। ठीक है, तो हर कंट्री जो है ना एक पर्टिकुलर चीज़ को प्रमोट कर रही है। अब जैसे आजकल कोरिया बहुत ज़्यादा चलता है तो कोरियन रामेन आ गया है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वो जो चीज़ें हैं, वो जो क्विजीन्स हैं, वो उस पर्टिकुलर कंट्री को जो है आइडेंटिटी दे रही है। ठीक है, with the movement of food from and to Europe due to travel, there was change in the society causing growth in food catering. अब यूरोप में ना फूड इधर से उधर जाता था, मतलब फूड जो था बाहर भी जाता था और यहाँ पे यूरोप में भी आता था। तो वो जो ट्रैवल होता था ना फूड का, उसकी वजह से सोसाइटी में जो फूड का ग्रोथ था, फूड केटरिंग का ग्रोथ था, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। कैसे हो गया कि जैसे अगर कोई हमारी कंट्री में आता है
तो हमारी कंट्री में कोई बाहर से आएगा, कोई अब्रॉड से आएगा, तो वो ऑब्वियसली ये चाहेंगे कि हमारी कंट्री का जो फूड है, वो जो क्विजीन है, वो टेस्ट करे, राइट। तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, शॉप्स होनी चाहिए। तो शॉप्स स्टार्ट हुई तो लोग आना स्टार्ट हुए और उन्होंने खाना स्टार्ट किया, ठीक है। अब हम ना धीरे धीरे करके ये जो फैक्टर्स थे डेवलपमेंट के, ये ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। दिस वाज द टर्निंग पॉइंट वेयर production, marketing and standardization was introduced in bulk. This led to innovations and the birth of food as catering business. देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, इंडस्ट्रीज आना। इंडस्ट्रीज क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, मार्केटिंग करती है। इंडस्ट्रीज में बेसिकली चीज़ों को बेचना होता है, राइट। तो उसमें प्रोडक्शन भी होगा, मार्केटिंग भी होगी, फिर स्टैंडर्डाइजेशन भी होगा। स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से क्या होता है कि जो हमारी जो फूड का टेस्ट है वो कंसिस्टेंट रहता है। अब अगर हर शेफ़ अपनी तरफ से कुछ भी बनाने लग जाए, ठीक है, अपने हिसाब से सारी क्वांटिटी ले, अगर किसी ने ज़्यादा मीठा डाल दिया, किसी ने कम मीठा डाल दिया, अब वो जब लोगों के पास जाएगा तो वो ऑब्वियसली ये देखेंगे कि ये अलग टेस्ट, ये वाला पैकेट अलग टेस्ट कर रहा है, ये वाला पैकेट अलग टेस्ट कर रहा है। तो स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से लोगों को सेम टेस्ट मिलता है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों की वजह से प्रोडक्शन, मार्केटिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, ये जब बहुत ज़्यादा बल्क में इंट्रोड्यूस हुए ना, तो उसके वजह से क्या हुआ कि इनोवेशन स्टार्ट हुए। लोगों ने अलग अलग रेसिपीज़ बनाना स्टार्ट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट आता है टूरिज्म। People traveling from one destination to another learn the cooking technique from the local chefs. अब जो लोग हैं वो एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन में जब जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो वो जो लोकल शेफ़ होते हैं ना, उनसे कुकिंग टेक्निक सीख लेते हैं। People were open to sharing ideas and technology which influenced the further growth. देखो, अब आप सोच रहे हो कि जो लोकल शेफ़ हैं वो अपनी टेक्निक्स क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर वो अपनी टेक्निक बता देंगे तो फिर उनसे फूड खरीदेगा कौन, राइट। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा ओपन थे रेसिपीज़ वगैरह बताने के लिए, ठीक है, अपनी आइडियाज़ बताने के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी बताने के लिए, और इस वजह से जो फूड में ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉडर्नाइजेशन। शेफ़ एंटोन कैरम in the 70th and 80th century introduced art and science while creating his food. देखो, जो एंटोनन थे, शेफ़ एंटोनन, इन्होंने क्या किया, आर्ट और साइंस इंट्रोड्यूस किया फूड में। आर्ट और साइंस का मतलब क्या हुआ, आर्ट देखो बेसिकली उसे प्रिपेयर किस तरीके से किया जा रहा है, उसकी प्लेटिंग किस तरीके से की जा रही है, दैट इज़ आर्ट, राइट। साइंस में क्या होगा, अब देखो अगर मैंने इतना डाला तो इतना हो जाएगा, अगर मैंने ज़्यादा तेल डाला तो ये हो जाएगा ज़्यादा। तेल अगर हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो हमारी सारी चीज़ें जल जाएगी, दैट इज़ साइंस, ठीक है, ये साइंस है, ठीक है। तो फूड में क्या इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने, साइंस इंट्रोड्यूस की। ही वॉज द फर्स्ट टू रिकॉर्ड रेसिपीज़ इन अ स्टैंडर्ड मैनर। हमने स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ा। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि 1 स्पून डालना है, 2 स्पून डालना है, ठीक है, 1 पिंच डालना है, दैट इज़ स्टैंडर्डाइजेशन। तो पहली बार जिन्होंने अपनी रेसिपीज़ को रिकॉर्ड किया स्टैंडर्ड मैनर में, वो यही थे, शेफ़ एंटोनन। शेफ़ एंटोनन ने अपनी रेसिपीज़ को क्या किया, स्टैंडर्ड मैनर में लिखा कि इतना पिंच आपको ये डालना है, इतना 1 चम्मच आपको ये डालना है। तो ये चीज़ इन्होंने अपनी रेसिपीज़ में डिस्क्राइब की। शेफ़ मेत्रे अगस्ते एस्कॉफियर in the 20th century was regarded as the emperor of the world's kitchen. He shaped the modern menu and introduced the kitchen brigade, pushing the food industry into a profitable profession. जो शेफ़ ऑगस्टे थे 20th सेंचुरी में, इन्हें रिगार्ड किया था एज अ एम्परर ऑफ द वर्ल्ड किचन। एम्परर मतलब राजा, ठीक है, सारे वर्ल्ड किचन के, पूरी दुनिया के किचन के एम्परर, राजा, उन्हें ये रिगार्ड दिया गया था क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मॉडर्न मेन्यू बनाया था, ठीक है, मेन्यू बनाया था। मेन्यू क्या होता है, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको मेन्यू मिलता है इतना बड़ा कि ये रेसिपीज़ हमारी रेस्टोरेंट में आपको मिल सकती है, ठीक है। किचन ब्रिगेड क्या होता है, किचन ब्रिगेड
किचन स्टाफ होता है, ठीक है, जो किचन पर्सनल होते हैं दे आर किचन ब्रिगेड, ठीक है। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, किचन में काम करने के लिए। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या हुआ था कि जो फूड इंडस्ट्री थी वो एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बन गया, ठीक है। ही स्टैंडर्डाइज रेसिपीज एंड मेन्यू मेकिंग इट यूनिवर्सल। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेसिपीज़ और मेन्यू को स्टैंडर्डाइज कर दिया और उसे यूनिवर्सल कर दिया। टिल डेट शेफ फॉलो हिज बुक ले गाइड कलिनेयर एज गाइडलाइन। शेफ लेटर ऑन इंट्रोड्यूस देयर आइडियाज़ एंड मेड फूड अ कंप्लीट डिलाइट। तो जो शेफ़ ऑगस्टे थे उन्होंने एक बुक बनाई थी ले गाइड कलिनेयर। तो आज भी जो शेफ्स हैं ना वो इस बुक को पढ़ते हैं एज अ गाइडलाइन, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने अपना जो आइडियाज़ थे फूड के वो इंट्रोड्यूस भी किए, ठीक है। टुडे मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट्स नेवर एंडिंग ग्रोथ ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया में क्या होता है, रेसिपीज़, कुछ भी रेसिपी, अगर पिज़्ज़ा की रेसिपी देखनी है तो सिर्फ सर्च करना पड़ेगा, आपको पूरी की पूरी रेसिपी मिल जाएगी उसमें, या फिर आपको अलग रेसिपीज़ भी मिल जाएगी विदाउट मैदा, ये विदाउट उसके विदाउट, ठीक है। तो ऐसी ऐसी रेसिपीज़ भी आपको जो है इंटरनेट पे मिल जाती है, ठीक है। तो जो हमारा सोशल मीडिया है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। साथ ही साथ क्रिएटिविटी और इनोवेशन में भी ग्रोथ आ रही है। कैसे? जैसे कोई नई रेसिपी आती है तो ट्रेंड बन जाता है कि हमें यही बनाना है। जैसे कुनाफा आया था, कुनाफा चॉकलेट, तो उसका ट्रेंड बन गया तो सब बनाने लग गए थे, ठीक है। तो जो सोशल मीडिया है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है फूड इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे जो आपके दोनों शेफ़ हैं, शेफ़ एंटोनिन एंड शेफ़ एस्कॉफियर, इन दोनों की आपकी पिक्चर दी हुई है, ठीक है, तो देख सकते हो। बाकी चैप्टर बहुत इजी है, 1 पेज का चैप्टर है, ज़्यादा कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और बेल आइकन भी क्लिक कर लेना ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग।